उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार दावे कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश को अगर 4 भागों में बांटें तो 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाया है और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में उसकी भूमिका कम देखने को मिलती है। बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में पानी की समस्या को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश ने बड़े पैमाने पर काम किया है। वहीं पूर्वांचल को भी जोड़ने के लिए तमाम एक्सप्रेसवेज बनाए गए हैं जिससे कि वो मुख्यधारा में जुड़ सके। चारों में असमानता बहुत रही है और उसी को अब कन्वर्ट किया जा रहा है मजबूती में। जैसे मैं उसका उदाहरण लेता हूँ बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड से पलायन केवल इस बात के लिए हो रहा था पीने का पानी नहीं, जानवरों के लिए पानी नहीं है, खेती के लिए पानी नहीं। आज उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है। किस रूप में? डिफेंस कॉरिडोर का वो हब बन गया है। आप देखिए सोलर एनर्जी के निवेश में बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। पीने के पानी की उपलब्धता वहाँ पर हो गई। इधर पिछले कई वर्षों से आप नहीं सुन रहे होंगे लोग पलायन कर रहे हैं केवल इसलिए कि पीने का पानी नहीं मिला। तमामों रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं। यानी कि बुंदेलखंड के पास जो ज़मीन है, क्योंकि पहले उपयोग नहीं हुआ पानी की कमी का, आज वो देखिए तो वो एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि जो हमारे पिछड़े क्षेत्र थे हम उनको अग्रणी भूमिका में ला रहे हैं। मैंने पहले ही कहा आपसे कि जो हमारे पिछड़े क्षेत्र थे उनको हम कैसे मजबूती से आगे ला सकते हैं, इसका एडवांटेज हम ले रहे हैं। चारों क्षेत्रों को अगर हम कंपेयर करें तो निश्चित तौर पे जो हमारा पूर्वांचल राज्य है वो अभी भी एक चुनौती के रूप में उभर के आ सकता है, क्योंकि 2018 में जब नीति आयोग ने अपना एस्पिरेशनल इंडेक्स सूचकांक रिलीज किया था तो उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के 4 जिले बहराइच, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और बलरामपुर जो है वो बॉटम 10 में आए थे। परंतु कुछ डेल्टा रैंकिंग में ये समझ में आया कि इन राज्यों में भी कुछ परिवर्तन हुआ है और ODOP के माध्यम से सिद्धार्थनगर में तो खास करके इसके निर्यात में भी वृद्धि हुई है। परंतु यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है गरीबी और पिछड़ापन और अशिक्षा या कम शिक्षा। उस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है और यहाँ का आधारभूत ढांचा भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बुंदेलखंड की बात करें हम तो वहाँ पे चूँकि सूखा पड़ता आया है, परंतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करना चाहेंगे जो कि हम लोगों ने फील्ड सर्वे में देखा था। जल जीवन मिशन के माध्यम से वहाँ पे महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है और पानी की समस्याओं से बहुत हद तक निजात मिलने की जो स्थिति है वो दिखाई दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमेशा से जो है वो बहुत समृद्ध प्रदेश रहा है और उसको जो है वो कृषि के माध्यम से वहाँ पे गेहूं की खेती और धान की खेती का बहुत बड़ा लाभ भी मिलता है। सेंट्रल उत्तर प्रदेश, क्योंकि हम उसे राजधानी में ही रह रहे हैं, तो वो भी अपने आप में विकास दे रहा है। परंतु जब हम अंतर क्षेत्रीय समानताओं की बात करें या विषमताओं की बात करें तो वो बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं और उनको हमको बिल्कुल टारगेटेड अप्रोच से अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है, तभी हम पूरे प्रदेश को एक साथ लेकर के चल पाएं। यूपी को अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो उसे अपनी रीजनल डिस्पैरिटी पे बहुत तेज़ी से काम करना होगा। उत्तर प्रदेश को अगर हम बांटते हैं कल्चरल रूप से या हिस्टोरिकल रूप से तो एक एरिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध, फिर पूर्वांचल, बुंदेलखंड और बघेलखंड, ऐसे बांटते हैं। तो अगर देखेंगे कि यूपी का सबसे अधिक जो रिच पोर्शन है वो वेस्टर्न यूपी है। अवध में सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट है तो आसपास जो गवर्नमेंट जॉब्स है उनका प्रोमिनेंस है, ये लोग दिखाई देते हैं। बुंदेलखंड सबसे गरीब इलाका है। बुंदेलखंड में हालांकि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनने से या कुछ डिफेंस कॉरिडोर बनने से कनेक्टिविटी तो बढ़ी है, लेकिन अभी भी बुंदेलखंड में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। जो सोशल डिस्पैरिटी है वो अपने आप में बहुत ब्रॉड है और प्रोडक्शन को लेकर के बड़ी समस्या है। फिर ऐसे ही पूर्वांचल की समस्या क्या है? माइग्रेशन है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, हर गांव से लगभग 80% लोग बाहर ही हैं। डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो सबकी अपनी डिमांड है। इंडस्ट्रियल एरियाज़ नहीं है। ऐसे में क्या होगा कि अगर यूपी को $1 ट्रिलियन बनना है तो ये रीजनल, ये क्षेत्रीय विषमता है ना, इसको कम करना पड़ेगा। जो पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल या बुंदेलखंड के बीच का जो अंतर है उसे बेसिकली कम करना पड़ेगा और ये तभी कम होगा जब इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगेन मैंने कहा अर्बनाइजेशंस
और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे जब काम किया जाएगा तभी ये $1 ट्रिलियन की इकॉनमी का जो सपना है वो पूरा हो सकता है। इधर पिछले कुछ सालों में एक्सप्रेस वे यूपी में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और एक्सप्रेस वे बहुत ज़्यादा बनने से क्या हुआ है कि ये जो बुंदेलखंड था या नोएडा का क्षेत्र है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये सारे की कनेक्टिविटी बढ़ी है। कनेक्टिविटी बढ़ने से इसके ज़्यादा चांसेस हो गए हैं कि अब हम लोगों का व्यापार बढ़ेगा। आप लखनऊ में भी देखें, अभी लखनऊ कानपुर जो कॉरिडोर बनाया है उसका भी, अब कानपुर बहुत अच्छी इंडस्ट्री है वहाँ पर, तो कानपुर से लखनऊ की कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है। ऐसे पहले भी कुछ बने थे और इधर इस सरकार में भी एक्सप्रेस वे बने हैं। लेकिन जैसे पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही में था, तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही में होने की वजह से यूपी बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा होने की वजह से जितना उस पर एक फोकस होना चाहिए तो वो शायद नहीं हो पा रहा था। तो ये एक विषय जो चल रहा है कि यूपी में कई अलग अलग और छोटे छोटे उसको डिवाइड करके बुंदेलखंड या दूसरे और स्टेट में उसको तब्दील किया जाए, तो ये भी एक विचार चल रहा है। इसको इस दिशा में भी काम अगर किया जाए तो मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है, ये भी हो सकता है। लेकिन चूँकि लखनऊ राजधानी है और लखनऊ से आपकी कनेक्टिविटी पूरे यूपी की है, तो यदि गवर्नमेंट पूरा फोकस करेगी और ब्यूरोक्रेसी सरकार का साथ दे देगी तो मुझे लगता है कि समग्र उत्तर प्रदेश का विकास होने में बहुत समस्या नहीं है। लेकिन अभी साथ ही साथ बहुत से काम करने चाहिए जो करने बाकी हैं। जैसे गवर्नमेंट की जिला उद्योग केंद्र की तमाम योजनाएं हैं। जिला उद्योग केंद्र अपनी योजनाओं के माध्यम से व्यापारियों का या स्टार्टअप के लोगों का लोन स्वीकृत कर देता है, लेकिन बैंक आज भी बिना कोलेट्रल के या बैंक आज भी लोन देने में थोड़ा सा पीछे हटती हैं। अभी जैसे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान था, इसमें 5 लाख रुपए तक का लोन 21 साल से 40 साल के बच्चों को मिल रहा था और उसके लिए काफ़ी सरकार कोशिश भी कर रही थी। लेकिन जितने ताकत से या जितनी संख्या में वो ऋण बढ़ने चाहिए थे वो ऋण नहीं बढ़ पाए। मुद्रा योजना है, मुद्रा योजना में 50,000 रुपये से लेकर के 20 लाख रुपए तक का लोन सरकार देती है, उसमें बिना किसी कोलेट्रल के देती है। लेकिन सरकार बैंक वाले क्या करते हैं कि वो जो एडजस्टिंग लोन चल रहे होते हैं उसमें से जो गुड लोन होते हैं उन्हीं व्यापारियों को बुला करके उनका लोन दे करके अपना टारगेट पूरा कर लेते हैं। तो एक्चुअल लोगों को यदि लोन मिलना शुरू हो जाए जिनके पास कोई भी साधन नहीं है, तो मुझे लगता है कि रोज़गार की चीज़ें भी और आगे बढ़ेंगी, लोगों को रोज़गार के अवसर ज़्यादा मिलेंगे, नए लोगों को भी आगे आने का मौका मिलेगा और जो बेरोजगारी की समस्या है वो बेरोजगारी की समस्या भी काफ़ी हद तक का दूर होगी। तो यदि उत्तर प्रदेश का समग्र विकास करना है तो सबकी चिंता करनी चाहिए। यहाँ समग्र के कैसे हो सकता है? इट हैज़ टू बी कम्प्रिहेंसिव कंपोजिट एफर्ट। शरीर में सारे अंग काम करने चाहिए। आपके अगर कुछ अंग उतने काम नहीं कर रहे हैं तो फिर उतना कैसे हो सकता है? पर कैपिटा इनकम देखिए, आप लखनऊ का देखिए, कानपुर का देखिए, जैसे आप वेस्टर्न यूपी बोल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा NCR एरिया से अफेक्टेड है। बहुत सारे लोग जो दिल्ली में रहते हैं वो गाज़ियाबाद नोएडा से आते जाते हैं, तो उनको दिल्ली से काफ़ी इकोनॉमिक उनको हेल्प मिलता है, वहाँ पे उनको काफ़ी प्रॉस्पेक्ट्स हैं। अब जो आदमी गाज़ीपुर और जौनपुर में रह रहा है या मरियाओं में रह रहा है, वो जब तक डेवलप नहीं होगा, कंप्लीट डेवलप समग्र विकास तो बहुत ही उसके मुझे तो बहुत दूर की कौड़ी नज़र आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मैं प्रशांत मिश्रा, ETV भारत, लखनऊ।